किस्मत आपका साथ दे तो आपके लिए हर बाजी जीतना बड़ा ही आसान हो जाता है। सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। पर अगर किस्मत साथ ना दे तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोई ना कोई अड़चन आपको मैदान से बाहर धक्का दे ही देती है। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है। बट क्या होगा अगर आज हम समझदारी से अपनी किस्मत बदलना सीख जाए? मुकेश धीरूभाई अंबानी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी को हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक माना जाता है। Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. पिछले 22 सालों में उन्होंने रिलायंस को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जिसकी कोई हद नहीं। ये है हमारी हाउ टू थिंक लाइक अ सीईओ प्लेबुक का दूसरा अध्याय। पिछले अध्याय में हमने सर रतन टाटा की जिंदगी से अपने लक्ष्य को निर्धारित करना यानी एक क्लियर विजन बनाना सीखा था। लेकिन अपने लक्ष्य को चुनने के बाद आपका सामना होगा अपने ही दिमाग की बनाई हुई एक चुनौती से, जो है आपके हारने का डर। क्योंकि हर एक लंबी छलांग लगाने से पहले हर आदमी अपनी जेबें जरूर टटोलता है और सामने खड़ी चुनौतियों को देखकर उसे हारने का डर यानी रिस्क का एहसास होता है और इसी रिस्क के बारे में सोचकर वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसलिए आज इस प्लेबुक के दूसरे अध्याय में हम मुकेश अंबानी की कहानी से ये सीखेंगे कि समझदारी से रिस्क लेने का सही तरीका क्या होता है। 2010 में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। अपनी छुट्टियों के लिए वो कुछ दिन वापस अपने घर मुंबई आई। जब उन्होंने घर पर अपने असाइनमेंट के लिए इंटरनेट को यूज किया तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपने पिता मुकेश अंबानी को ये बोला कि हमारे घर में सारी ब्रांड्स के इंटरनेट राउटर है, पर तब भी घर में तेज इंटरनेट नहीं मिल पा रहा है। उस समय इंडिया में इंटरनेट के लिए एयरटेल, BSNL एंड MTNL जैसे ब्रांड्स थे, पर इन सबकी सर्विसेज में 3 कॉमन समस्याएं थी। पहला, इन इंटरनेट पैक्स का पर GB कॉस्ट बहुत ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल 2011 में एयरटेल का 1 GB का पैक 269 रुपए का था। दूसरा, सारे इंटरनेट कंपनीज की कनेक्टिविटी और स्पीड भरोसेमंद नहीं थी और ये हाल तो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों का था। भारत के कई छोटे शहरों में तो दूर दूर तक इंटरनेट का निशान ही नहीं था। तीसरा, हमारे देश में तेज इंटरनेट देने वाले 4G इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, जिसकी वजह से हमारे लिए तेज इंटरनेट को पाना असंभव था। 2011 में ये तीनों समस्याओं को ठीक करना बहुत ही कठिन था, पर मुकेश अंबानी ने फैसला लिया कि वो अगले 5 साल में एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करेंगे जो हमारे देश की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देगी। Jio is not just 2G, 3G or 4G. It is Jio Life. काफी बिजनेस पंडित्स और एक्सपर्ट्स ने इस विजन पर डाउट करा। सबका यही कहना था कि मुकेश अंबानी, जिन्होंने आज तक 4G में कभी कदम नहीं रखा था, वो इतने सारे मुद्दों को कैसे सुलझाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 5 साल बाद 2016 में जियो लॉन्च हुआ। Every Indian can say without hesitation that with Jio, life is beautiful. एंड लॉन्च होने के अगले 8 सालों में उन्होंने 10 गुना तेज इंटरनेट को भारत के 7,764 शहरों तक पहुंचा दिया। मैं जानता हूं कि आप यही सोच रहे हैं कि अंश, अंबानी के पास हमेशा से रिस्क उठाने की पूरी क्षमता थी, पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इन रिस्की कदमों के पीछे मुकेश अंबानी ने कई ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करी है जिनसे आप भी अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कामयाबी का राज सिर्फ पैसा, किस्मत या मेहनत है, तो आप गलत हो। क्योंकि जियो के सपने को पूरा करने के लिए मुकेश अंबानी और उनकी टीम ने 4 जरूरी नियम समझे, जिनसे उनके कामयाब होने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ गई। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि अगर आपके पास खूब पैसा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, बट सच इससे बहुत दूर है। इतिहास में ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां पैसे को पानी की तरह बहाने के बाद भी कंपनीज को सफलता नहीं मिली। किस्मत बदलना शायद ही किसी को आता होगा, पर आज मुकेश अंबानी की कहानी से हम ये समझेंगे कि जिंदगी में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हम अपने जीतने की संभावनाएं कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इस प्लेबुक का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। जियो को लॉन्च करने से पहले अपने रिस्क को एनालाइज करने के लिए मुकेश अंबानी ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस। पहले समझते हैं कि माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स होते क्या है।
कल्पना कीजिए कि आप दिल्ली में एक चाय की दुकान के मालिक हैं। धंधे को आगे बढ़ाने के लिए आप गुड़गांव में भी अपनी एक दूसरी दुकान खोलना चाहते हैं। माइक्रो फैक्टर्स ऐसी दिनचर्या की चीजों को बोलते हैं जो शायद आपके काबू में हो और साथ ही साथ आपके धंधे को प्रभावित करती हो। उदाहरण, अगर आपकी नई दुकान कॉलेज के सामने होगी तो आपके पास यंग कस्टमर्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अपने कस्टमर्स को दिमाग में रखते हुए आपको ऐसी प्राइसिंग और इंटीरियर्स रखनी होगी जिससे कॉलेज स्टूडेंट्स और उनके माता पिता आकर्षित हो। जब जब कॉलेज खुलेगा आपकी कमाई बढ़ेगी। कस्टमर को समझकर अपने प्राइसिंग, टेस्ट या इंटीरियर को चेंज करना अपने माइक्रो फैक्टर्स के समझने के बराबर है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपकी आंखों के सामने हैं और आपका इन पे पूरा कंट्रोल है। मैक्रो फैक्टर्स वो चीजें होती है जिनका असर बहुत ही बड़ा होता है। ये वो फैक्टर्स है जिन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। और अगर ये मैक्रो फैक्टर्स आपके खिलाफ हो तो कस्टमर्स तो छोड़ो, आपकी पूरी की पूरी दुकान भी बंद हो सकती है। उदाहरण, अगर आपकी दुकान खरीदने के बाद गवर्नमेंट आपकी जगह पर कमर्शियल एक्टिविटी बैन करने का नोटिस भेज देती है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आप अपनी दुकान नहीं चला सकते। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको अपने बिजनेस और उसके माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स को बहुत ध्यान से समझना होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए वापस चलते हैं 2011 में, जब जियो को खड़ा करने से पहले रिलायंस की टीम ने भी ऐसे ही माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स को समझा। पहले आते हैं माइक्रो फैक्टर्स पर। जियो से पहले इंडिया में डेटा प्राइसेस बहुत ही ज्यादा थे। एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया तीनों के डेटा प्लान्स महंगे थे और उनकी कवरेज भी बहुत लिमिटेड थी। To Idea's offer of 67 rupees per GB. Market leader Airtel currently charges a hefty premium of 120 rupees per GB. इंडिया की युवा पीढ़ी धीरे धीरे इंटरनेट पर गेम्स, मूवीज और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगी थी, इसलिए सबको तेज इंटरनेट की सख्त जरूरत पड़ने वाली थी। अब समझते हैं उस टाइम के मैक्रो फैक्टर्स। जुलाई 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की घोषणा करी। देश के हर नागरिक को डिजिटल यानी मोबाइल और इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत सरकारी रिकॉर्ड तो डिजिटल होंगे ही, साथ ही बैंकों के ट्रांजैक्शन भी डिजिटल किए जाएंगे। इस प्रोग्राम का गोल था इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना। जियो की टीम को ये समझ आ गया कि अगर उन्होंने अपनी विजन को गवर्नमेंट की विजन के साथ अलाइन कर दिया तो उनके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। इस विजन अलाइनमेंट से जियो को दो बड़े फायदे हुए। सबसे पहले, डिजिटल इंडिया के पुश की वजह से दिसंबर 2017 में भारत नेट का पहला फेज कंप्लीट हुआ, जिसकी वजह से लगभग 1 लाख से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाया गया। सरकार के इस कदम से जियो के लिए काफी गांवों में एक नया इकोसिस्टम बन गया, जिसकी वजह से वो वहां पर भी नए कस्टमर्स टारगेट कर पाए। दूसरा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए ऐसे प्रोविजंस लॉन्च करे जिसकी वजह से जियो अपने नए कस्टमर्स को भी फ्री वॉइस कॉल्स और सस्ता डेटा दे पाए। बट इन सब से आप क्या सीख सकते हैं? समझिए, हमारी दुनिया एक बहुत ही बड़े मैदान की तरह है जहां छोटे और बड़े दोनों प्लेयर्स अपने अपने खेल खेल रहे हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप कौन से खेल में हैं और उस खेल के नियम क्या है। आधे से ज्यादा लोग सारे नियम समझ ही नहीं पाते और अगर समझ जाए तो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप इन नियमों के खिलाफ खड़े हो गए तो खेल और बाकी प्लेयर्स आपको कभी ना कभी निकाल देंगे। और इन नियमों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने माइक्रो और मैक्रो फैक्टर्स को एनालाइज करना। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जियो को बनाने से पहले मुकेश अंबानी और उनकी टीम ने कितने धैर्य से टेलीकॉम इंडस्ट्री के दोनों माइक्रो एंड मैक्रो फैक्टर्स को अच्छे से समझा? तो पहले कदम में माइक्रो फैक्टर्स समझकर आपको अपनी मार्केट की एक कमी यानी मार्केट गैप दिखेगा और मैक्रो फैक्टर्स को समझकर आपको सही मौके और टाइमिंग की समझ मिलेगी। अगर यहाँ तक कहानी क्लियर है तो अब समझते हैं रिस्क को कम करने का दूसरा कदम। स्टेप नंबर 2, स्मार्टली एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड कैपिटल। ये कहानी है 2010 की, जब मुकेश अंबानी ने 11 जून को 4,800 करोड़ रुपए खर्च कर इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज को खरीदा। Reliance Industries announced the acquisition of a majority stake in Infotel, the company which emerged as the only pan-India winner. पर इन्फोटेल को खरीदकर अंबानी को क्या फायदा? 3 कारण। सबसे पहला था इन्फोटेल का 4G स्पेक्ट्रम। इन्फोटेल के पास पूरे भारत में 4G ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम चलाने का लाइसेंस था। इस लाइसेंस की वजह से जियो आगे जाकर पूरे देश में 4G बेच सकता था। दूसरा, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज।
2010 में सारी कंपनीज सिर्फ 2G और 3G सर्विसेज पे ध्यान दे रही थी। 4G में सबसे पहले घुसकर जियो को इस तेज इंटरनेट की दौड़ में सबसे आगे भागने का मौका मिल गया। तीसरा, लो कॉस्ट एंट्री इनटू अ हाई ग्रोथ मार्केट। 2010 में जियो की लीडरशिप ये समझ गई थी कि आज 4,800 करोड़ रुपए खर्च के वो एक ऐसी इंडस्ट्री में घुस सकते हैं जिससे अगले 20 सालों में वो लाखों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। पर अंश, हमारे पास इतना पैसा है ही नहीं, हम इन सब से क्या सीखेंगे? बताता हूँ। इस कहानी में ये मत देखो कि उन्होंने कितना खर्चा किया है, आपको ये समझना है कि उन्होंने किन चीजों पे खर्चा किया है और क्यों किया है। जून 2010 में मुकेश अंबानी ने अपनी टीम के सामने एक साफ लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने बोला कि जियो को 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देना है। पहले, उन्हें भारत में सबसे लेटेस्ट और पावरफुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। Virtual reality gaming and digital shopping, where you're magically transported into a digital universe. और दूसरा, अपने कंपनी के सबसे ताकतवर टीम को वापस मैदान में खड़ा करना है। This is the first time in Indian corporate history that an employee first program of this magnitude has been launched. ये वही टीम थी जिसने 2002 में रिलायंस को अपनी मोबाइल फोन सर्विसेज लॉन्च करने में मदद की थी। अगले 6 साल में वो हुआ जो किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने कभी नहीं सोचा था। अगर आप ध्यान से समझे तो हम मुकेश अंबानी की इन स्ट्रैटेजीज से एक नियम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आप जब भी कोई भी धंधा शुरू करें तो इस एक नियम को जरूर याद रखें, बिल्ड योर कोर फाउंडेशंस, यानी सबसे पहले अपनी बुनियाद मजबूत करो। आपको काम शुरू करते समय हर चीज को एक साथ सुलझाने का मन करेगा। कई बार आपको इन सब चीजों पर खर्चा करते हुए थोड़ा चुभेगा भी, पर अगर आप समझदारी से ये देख पाए कि आपके बिजनेस की फाउंडेशन क्या है तो आप अपने पैसे को सही जगह लगा पाएंगे। बिना टेलीकॉम स्पेक्ट्रम और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के जियो की बुनियाद कभी सख्त हो ही नहीं सकती थी। इन दोनों को खरीदने में समय और पैसा बहुत ज्यादा लगा, बट लॉन्ग टर्म गेम के लिए ये अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। और इस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने बेस्ट टू बेस्ट टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया। जहां हर दूसरी कंपनी कॉपर वायर यूज करती थी, जियो ने अपने 4G विजन के मुताबिक पूरे देश में सबसे लेटेस्ट फाइबर ऑप्टिक केबल का नेटवर्क बिछाया। आप जब भी अपने धंधे में पैसा इन्वेस्ट करें तो 2 चीजों का बहुत ध्यान रखें। नंबर 1, आपको सिर्फ उन चीजों पे खर्चना है जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। अधिकतर केसेस में ये खर्चा आपकी टीम और इक्विपमेंट पे होता है, इसलिए कभी भी टीम और इक्विपमेंट पे खर्चा करने में लालच मत करना। दूसरी तरफ, अपने मन को खुश करने के लिए ऐसी चीजों पे खर्चा मत करना जिससे सिर्फ शो ऑफ होता है। कुछ चीजें आपको आकर्षित तो करेगी, पर असलियत में उससे आपके धंधे पर कोई असर नहीं होगा। अपने काम में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। लगभग हर हालात में इसमें शुरुआत में खर्चा काफी ज्यादा होगा। अगर आप पैसे सही टेक्नोलॉजी पे लगाते हैं तो लंबे दौर में आप बहुत तेजी से बढ़ पाएंगे। तो चलिए, जियो की कहानी से अब मैं आपको 4 जरूरी लेसन सिखाऊंगा जिससे आपके भी जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आज आप और मैं अंबानीज के लेवल का रिस्क नहीं उठा सकते, बट फिर भी हम उनसे रिस्क कम करने के ये 4 लेसन जरूर सीख सकते हैं। सबसे पहले, स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नॉट द सोल्यूशन। मैं ऐसे कितने एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ जो पहले पैसा खर्च के सोल्यूशन बनाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि इसको कहाँ बेचना है। मतलब वो अपने सॉल्यूशंस पे पहले ध्यान देते हैं और फिर उसके लिए प्रॉब्लम ढूंढते हैं। मुकेश अंबानी ने पहले अपने खुद के घर में प्रॉब्लम्स देखी और फिर ध्यान से माइक्रो एंड मैक्रो एनालिसिस करके उन्होंने सॉल्यूशन के टुवर्ड्स अपनी टीम के साथ काम किया। अगर आप ग्राउंड रियलिटी से जुड़कर कस्टमर्स की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो स्वाभाविक रूप से आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। बिना कस्टमर्स की प्रॉब्लम समझे अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन पर जंप करेंगे तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। दूसरा, बेटर इज बेटर देन न्यू। इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। जियो ने एक बहुत ही नए तरीके का आविष्कार या नया इंटरनेट नहीं बनाया, उन्होंने उसी 2G और 3G इंटरनेट सर्विस को बेहतर बनाया और साथ ही साथ उसके दाम भी कम कर दिए। जब आप मार्केट में कोई बहुत ही नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जो आज तक कभी किसी ने भी ना देखा हो, तो आपका काफी टाइम और पैसा कस्टमर को यही समझाने में खर्च हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट करता क्या है। बट अगर आप एक बनी बनाई मार्केट में उतरकर मौजूदा प्रोडक्ट्स और कस्टमर नीड्स को समझकर एक नए प्रोडक्ट की जगह सिर्फ एक बेहतर और एक किफायती प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपका रिस्क
तुरंत कम हो जाएगा। जबरदस्ती इनोवेशंस करने के चक्कर में आप अपना रिस्क बढ़ा सकते हैं, इसलिए बेटर इज बेटर देन न्यू। तीसरा, अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स सेंटिमेंट। 2010 में मुकेश अंबानी को नई जनरेशन की बेसब्री बढ़ती दिख रही थी। वो जानते थे कि आने वाले समय पर काफी लोग टेलीफोन से ज्यादा इंटरनेट पर घंटों बिताने वाले हैं। उन्होंने अपने टारगेट कस्टमर्स का सेंटिमेंट समझ लिया, जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही जगह और सही समय पर डायरेक्ट कर पाए। जहां एयरटेल एंड आइडिया महंगे डेटा पैक्स बेचकर सेल बिग फिलॉसफी पर चल रहे थे, वहीं जियो ने सेल बिग की जगह सेल मोर फिलॉसफी पर ज्यादा ध्यान दिया। जियो के मुफ्त और मुफ्त के ऐलान ने तो सारे विरोधियों को धो डाला है। मतलब कम दाम पर ज्यादा माल बेचना उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा। चौथा, बी इन द फ्लो ऑफ एवोल्यूशन। मुकेश अंबानी की कहानी से ये साफ है कि अगर आप अपने पैशन को समाज की भलाई के साथ अलाइन करोगे तो कुदरत आपको खुद ही आगे जाने का हौसला दे देगी। अगर आप कुदरत और समाज के भलाई के अगेंस्ट जाओगे तो कभी ना कभी किस्मत आपको चोट जरूर देगी। इस अध्याय की शुरुआत में हमने किस्मत को बदलने की बात करी थी, पर सच तो ये है कि आप सिर्फ अपने फैसलों को सुधार सकते हैं। जिस दिन आपको कुदरत समझकर सही फैसला लेना आ गया, उसी दिन से कुदरत आपका साथ देना शुरू कर देगी। पर आपको याद है ना कि अभी ये किस्सा अधूरा है। अभी तो इस प्लेबुक का सिर्फ दूसरा अध्याय पूरा हुआ है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ पहले अध्याय से अपना लक्ष्य चुनना सीखा है और आज दूसरे अध्याय में आपने अपना रिस्क कम करना सीखा है। पर तीसरे अध्याय में ऐसे नियम और राज है जिनके बिना ये दोनों पाठ अधूरे हैं। सफलता की राह बहुत लंबी होती है। इस राह पर अकेले चलना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर अपनी जिंदगी में आपने कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने लिए एक काबिल टीम बनानी होगी। बट ये टीम बनती कैसे है, और अगर टीम बन भी जाए तो उनको संभालते कैसे हैं? ऐसे कौन से राज हैं इन सीईओज के पास जिनसे वो इतनी काबिल टीम्स खड़ी कर पा रहे हैं? सीखते हैं इस प्लेबुक के अगले अध्याय में।